हेलो दोस्तों, हम पढ़ेंगे भारत में इस्लाम का आगमन। वैसे तो इस्लाम धर्म का उदय काफ़ी पहले ही हो चुका था। ठीक है, पैगंबर मोहम्मद साहब ने काफ़ी पहले ही इसे अरबी क्षेत्र में इस संप्रदाय का काफ़ी प्रचार प्रसार भी किया था। परंतु भारत में मध्यकाल में कौन से समय में यह आगमन होता है और इसका क्या क्या प्रभाव पड़ता है, इसके बारे में हम यहाँ पे डिटेल से अध्ययन करेंगे। तो आइए चलते हैं। सबसे पहले तो इस्लाम इस्लाम धर्म भारत में आया कहाँ से। सबसे पहले यह अरबों के आक्रमण द्वारा भारत में परिचय हुआ। ठीक है, इसके बारे में हमें जानकारी प्राप्त होती है बिलादुरी के किताब फुतूह अल बलदानी नामक एक रचना से। ठीक है, यह बिलादुरी द्वारा रचित है। और दूसरी हमें इसके बारे में जानकारी प्राप्त होती है चचनामा से, जो कि अरबों का आक्रमण हुआ। इसके बारे में हमें जानकारी इन दोनों ग्रंथों से प्राप्त होती है। आक्रमण देखें तो 8वीं सदी में सबसे पहला अरब का आक्रमण हुआ भारतीय धरती पे इब्न हरी अल बहत्ती का। ठीक है, उसके बाद हुआ 712 ईस्वी में मोहम्मद बिन कासिम का आक्रमण हुआ, अरब आक्रमण भारतीय धरती पे, जो कि सिंध के शासक दाहिर पे हुआ था। ठीक है, ये जो अभी वर्तमान पाकिस्तान वाले क्षेत्र हैं वहाँ पे सिंध वाले क्षेत्र में शासक दाहिर का शासन था। तो मोहम्मद बिन कासिम ने उस पर पहले आक्रमण किया। यहाँ पे देख लेते हैं, क्योंकि दाहिर यहाँ पे विजय रहा, उसका सिंध पे कब्जा हो गया। तो सिंध विजय के कारण देख लेते हैं। दाहिर का नकारापन। ठीक है, दाहिर जो शासक था सिंध का, पहले मोहम्मद बिन कासिम ने उसे हरा दिया, चूंकि ये नाकारेपन की इसकी निशानी थी। ठीक है, अदूरदर्शिता थी, दाहिर की अदूरदर्शिता थी, यह अच्छे से जान नहीं पाया। ठीक है, बिन कासिम के बारे में इसने अच्छे से जान नहीं पाया। आंतरिक कलह भी थी। ये सिंध के जो शासक थे दाहिर, इनके राज्य के अंतर्गत ही आंतरिक कलह भी थी। वर्गीय भेदभाव भी था। जो सिंध के शासक दाहिर था उसके समय में इसके वर्गीय भेदभाव भी थे, अतः ये साथ में मिलके इससे लड़ नहीं पाए। ठीक है, कासिम योग्य सेनापति था। यह भी एक महत्वपूर्ण कारण था कि मोहम्मद कासिम एक महत्वपूर्ण सेनापति के रूप में उभरा, जो कि दाहिर पे भारी पड़ा। ठीक है, नेक्स्ट देखें तो भारत में अरब आगमन के प्रभाव क्या क्या हुए। सबसे पहले इसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। तो पश्चिम से व्यापार बढ़ा। ठीक है, अरबी क्षेत्रों से भारत का व्यापार बढ़ा। इस्लाम शासन के बारे में हमें जानकारी मिली। इस्लाम चूंकि शरीयत के अनुसार शासन किया जाता है, इस्लाम का जो कानूनी ग्रंथ है उसके अनुसार इस्लाम में शासन किया जाता है, तो उस बारे में भी हमें जानकारी प्राप्त हुई। खजूर की खेती और ऊँट का पालन धीरे धीरे शुरू हुआ भारतीय उपमहाद्वीप में। ठीक है, दिरहम सिक्का, जो कि अरबी सिक्का होता है, दिनार जिसे कहा जाता है, तो दिरहम सिक्का के बारे में भी हमें जानकारी प्राप्त हुई। अरबी जो लोग थे वो भारत के ज्ञान और विज्ञान से प्रभावित हुए। तो ये सारी हमें भारत में अरब आगमन का प्रभाव हमें देखने मिलता है। आगे देखें, नेक्स्ट जो आक्रमण हुआ वो हुआ मोहम्मद गौरी का आक्रमण। यह काफ़ी प्रमुख था आक्रमण, चूंकि इसने भारत में एक शासन व्यवस्था की भी स्थापना की। तो इसके बारे में हम डिटेल से अध्ययन करते हैं। मोहम्मद गौरी जो है, इसका वास्तविक नाम था मोहम्मद बिन साम। ठीक है, यह ख्वारिज्म के शाह से पराजित हो चुका था। ईरान में ख्वारिज्म का शासन हुआ करता था उस समय। तो यह ख्वारिज्म के शाह से पराजित होने के बाद ही भारत की ओर आगे बढ़ा, क्योंकि इसे समझ में आ गया कि ख्वारिज्म वाले क्षेत्र में अपनी चलने वाली है नहीं, इसलिए ये सीधे भारत आ गया। ठीक है, इसके अभियान देखें, मोहम्मद गौरी ने विभिन्न अभियान भी किए। 1175 में सबसे पहले मुल्तान और उच्च वाले क्षेत्र पे अभियान करके वहाँ पे अधिकार कर लिया। ठीक है, 1178 ईस्वी में इसने अनिलवाड़ पे आक्रमण किया, परंतु पराजित हुआ। इस समय मूलराज द्वितीय की जो माँ थी नायकी देवी, ठीक है, क्योंकि मूलराज द्वितीय एक छोटा सा बालक था और उसकी माँ नायकी देवी ने ही पूरी शासन सत्ता अपने हाथों में लेके मोहम्मद गौरी के विरुद्ध युद्ध किया। ठीक है, जिसमें मोहम्मद गौरी को इन्होंने पराजित कर दिया। मोहम्मद गौरी का नेक्स्ट जो आक्रमण होता है वह 1179 में पेशावर वाले क्षेत्र पे होता है। ठीक है, और 1185 में सियालकोट को भी जीत लेता है। 1186 में लाहौर वाले क्षेत्र में भी कब्जा कर लेता है। 1191 का जो तराइन का युद्ध हुआ, काफ़ी महत्वपूर्ण युद्ध है ये, पृथ्वीराज चौहान के साथ इसमें युद्ध होता है। इसमें जो मोहम्मद गौरी है पहले पराजित हो चुका। ठीक है, परंतु तुरंत एक साल बाद के तैयारी करने के बाद वह फिर से जो है पृथ्वीराज चौहान के साथ तराइन के द्वितीय युद्ध में भाग लेता है, जिसमें वह पृथ्वीराज को पराजित कर देता है। ठीक है, जिसमें पृथ्वीराज का जो महत्वपूर्ण सेनापति था खंडेराव, वह प्रथम युद्ध में तो शामिल हुआ था, लेकिन तराइन के द्वितीय युद्ध में जो है खंडेराव शामिल नहीं हो पाया, जिससे पृथ्वीराज को बहुत नुकसान होता है और पृथ्वीराज पराजित हो जाता है। ठीक है, इस प्रकार जो मोहम्मद गौरी का है दिल्ली पे आक्रमण, ये नियंत्रण हो जाता है। नेक्स्ट उसका जो
अभियान होता है वो 1194 ईस्वी में चंदावर वाले क्षेत्र पे होता है, जिसमें वह चंदावर के शासक जयचंद्र को पराजित करता है। ठीक है, आगे देखें तो इसके प्रमुख प्रमुख गुलाम भी थे। ठीक है, मोहम्मद गौरी के प्रमुख गुलाम थे, जिसमें ऐबक कुतुबुद्दीन ऐबक काफ़ी महत्वपूर्ण गुलाम था। इसके द्वारा भी काफ़ी अभियान किए गए। 1194 ईस्वी में इसने अजमेर में आक्रमण करके उस पर अधिकार कर लिया और कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद भी बनवाया। ठीक है, 1196 में इसने अजमेर में ही 2.5 दिन का झोपड़ा भी बनवाया, जो कि एक संस्कृत विश्वविद्यालय को तोड़ के उसके ऊपर बनाया गया था। नेक्स्ट जो मोहम्मद गौरी का दास था गौरी, गौरी के सेनापति इख्तियारुद्दीन बिन बख्तियार खिलजी। ठीक है, यह इसका प्रमुख सेनापति था मोहम्मद गौरी का। इसने बंगाल और बिहार पे आक्रमण करके अधिकार कर लिया। ठीक है, चूंकि बंगाल की राजधानी उस समय लखनौती हुआ करती थी, तो इसने 1204 ईस्वी में लखनौती में लक्ष्मण सेन का शासन चलता था, तो लक्ष्मण सेन को इसने पराजित करके उसके राजधानी पे अधिकार कर लिया। ठीक है, 1206 ईस्वी में झेलम किनारे खोखरों द्वारा जो मोहम्मद गौरी था वो मारा गया। ठीक है, वापस लौटते समय खोखरों द्वारा इसकी हत्या कर दी जाती है। आगे देखते हैं तो इनके उत्तराधिकारी देखें, मोहम्मद गौरी के विभिन्न उत्तराधिकारी हुए। मुल्तान और उच्च वाले जो क्षेत्र थे उसमें नसरुद्दीन खुबाचा इसका प्रमुख उत्तराधिकारी हुआ। गौर और गजनी वाले क्षेत्र में ताजुद्दीन यल्दोस था। ठीक है, दिल्ली वाले जो कि भारत में पड़ता है, भारतीय क्षेत्र में कुतुबुद्दीन ऐबक, जिसने बाद में गुलामों की स्थापना भी की। ठीक है, इसके बारे में भी हम डिटेल से अध्ययन करेंगे। और बंगाल वाले क्षेत्र में था बख्तियार खिलजी, क्योंकि बख्तियार खिलजी ने ही बंगाल विजय में महत्वपूर्ण योगदान दिया था, इसलिए बख्तियार खिलजी के अंतर्गत ही बंगाल शासन को दे दिया गया था। ठीक है, नेक्स्ट देखें तो तुर्क विजय के कारण देखते हैं। अब तुर्क भारत में आने के बाद महत्वपूर्ण शासन वंश के रहने के बावजूद भी तुर्क विजय क्यों हुए, तो इसके भी प्रमुख कारण थे। चूंकि तुर्कों के पास तेज घुड़सवार सेना थी। ठीक है, घुड़सवार सेना के बदौलत ही ये अचानक आक्रमण करते थे। आक्रामक नीति इनकी तेज थी। ठीक है, अचानक आक्रमण कर लेते थे। तुर्कों में एकता थी। ठीक है, एक ही धर्म को मानने वाले व्यक्ति थे, इस वजह से भी इनमें एकता थी। और तुर्कों की सबसे पहले तो लड़ाकू प्रवृत्ति के थे। ठीक है, शांत स्वभाव के नहीं थे, लड़ाकू प्रवृत्ति के थे। तुर्क नशा नहीं करते थे, किसी भी चीज़ का नशा नहीं करने की वजह से भी इनकी जो शक्ति है वह काफ़ी ज़्यादा थी। ठीक है, और एक तो ठंडे प्रदेशों से थे, इस वजह से इनके शरीर बलिष्ठ हुआ करते थे भारतीय व्यक्तियों के तुलना में। ठीक है, और इनके पास युद्ध की नई नई तकनीकें भी थी। घुड़सवार में रकाब वगैरह जो घोड़े पे लगाए जाते थे, इस प्रकार से इन्होंने नए नए तकनीकों का भी इस्तेमाल किया। ठीक है, अब देखें कि तुर्क का जो आक्रमण हुआ उसका भारतीय उपमहाद्वीप पे क्या प्रभाव पड़ा। तो यहाँ पे तुर्क राज्य की स्थापना हो गई। ठीक है, मोहम्मद गौरी ने भारतीय उपमहाद्वीप में तुर्क राज्य की स्थापना करा दी। ठीक है, सामंती व्यवस्था को समाप्त कर दिया। सामंती व्यवस्था जो कि गुप्त काल से चली आ रही थी, यह धीरे धीरे अब समाप्त होने लगी। इनके जगह पे इक्ता का उदय हुआ। ठीक है, इक्ता अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग व्यक्तियों के हाथों एक प्रशासन दे दिया जाता था, और उसका जो प्रमुख होता था वो शासक सुल्तान हुआ करता था। तो इस प्रकार एक इक्ता व्यवस्था की उदय हुआ। यहाँ पे व्यापार में वृद्धि हुई। पश्चिमी क्षेत्रों से व्यापार होना शुरू हुआ। ठीक है, अरब क्षेत्रों से ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में व्यापार होना शुरू हो चुका था। इस्लाम धर्म का आगमन हुआ और इस्लाम धर्म के बारे में भारतीय उपमहाद्वीप में पता चलने लगा। ठीक है, धीरे धीरे शरीयत के अनुसार कानून बढ़ने लगा, जिससे इस्लाम का यहाँ पे प्रभाव बढ़ने लगा। मदरसों की स्थापना हुई। चूंकि इस्लाम धर्म में शिक्षा का केंद्र मदरसा ही हुआ करता था, इसलिए धीरे धीरे मदरसों की स्थापना होनी शुरू हुई। ठीक है, स्थापत्य कला में प्रमुख बदलाव आए। जो तुर्क शासक थे उन्होंने अपने साथ स्थापत्य की कला भी लाई, जिसका भारतीय कला के साथ मिश्रण करके उसमें एक अलग ही स्थापत्य कला का जन्म होता है। ठीक है, तो देखते हैं दोस्तों हमने क्या क्या अध्ययन कर लिया। सबसे पहले हमने भारत में इस्लाम के आगमन के बारे में चर्चा की, जिसमें अरबों का आक्रमण, जिसमें से 8वीं सदी में इब्न हरी अल बहत्ती का आक्रमण और 712 ईस्वी में मोहम्मद बिन कासिम का आक्रमण। ठीक है, आगे हमने देखा भारत में अरब आक्रमण के प्रभाव देखे। ठीक है, आगे हमने मोहम्मद गौरी का आक्रमण देखा, जिसके बारे में हमने डिटेल से चर्चा की, उसके अभियानों के बारे में चर्चा की और उसके गुलामों के बारे में भी, जिसमें ऐबक और उसके सेनापति इख्तियारुद्दीन बिन बख्तियार खिलजी के बारे में देखा।
आगे हमने देखा उसके उत्तराधिकारी जो कि नसरुद्दीन खुबाचा, ताजुद्दीन यलदौज, कुतुबुद्दीन ऐबक और बख्तियार खिलजी। ठीक है, तुर्क विजय के कारण देखे और आक्रमण और प्रभाव देखे। तो ठीक है दोस्तों, अगर आपको ये जानकारी पसंद आती है तो इसे शेयर कीजिए। धन्यवाद।